प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र प्रश्न है प्रकाश का व्यतिकरण। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, ये समझेंगे। दूसरा समझेंगे इसके प्रकार कितने हैं, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है और इसके आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है कि ये व्यतिकरण हो पाता है। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुरु एंड देव। आइए देखते हैं प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। जब दो समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है, ऐसी तरंगे जिनके आयाम और आवृत्ति समान हो, एक ही दिशा में गमन करती है, तो जब वो मिलती है यानी अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण के कारण जिस स्थान पर ये मिलती है वहाँ आयाम में परिवर्तन होता है। आयाम में परिवर्तन होने से अलग अलग बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न हो जाती है। किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को यानी तीव्रता में परिवर्तन होना प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है संपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है, जिसको हम रचनात्मक व्यतिकरण भी कहते हैं, और विनाशी यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। क्या इनके बारे में हम समझेंगे, दोनों की परिभाषा को हम समझ के यहाँ पर देखते हैं। आइए देखते हैं संपोषी व्यतिकरण क्या है। जब दोनों प्रकाश तरंगे व्यतिकरण होता है और व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता यानी वो आयाम जो है अगर वहाँ अधिकतम हो जाता है, जिस स्थान पर व्यतिकरण होता है यानी जहाँ दोनों तरंगे मिलती है उस स्थान पर यदि आयाम अधिकतम हो जाता है, तो इस प्रकार के व्यतिकरण को हम संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। ये कब होगा? जब दोनों तरंगों के स्रंग अथवा गर्त एक साथ पड़ते हों। दोनों तरंगों के स्रंग एक साथ मिले, दोनों तरंगों के गर्त एक साथ मिले, यानी स्रंग यानी ये जो शीर्ष है उनके दोनों तरंगों के ये एक साथ मिले, और ये जो नीचे के बिंदु हैं गर्त ये एक साथ मिले, तो परिणामी तीव्रता जो होती है वो अधिकतम हो जाती है। इस चित्र को देखने का प्रयास करते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लैक कलर में दिखाई है, मैंने एक ब्लैक कलर में तरंग दिखाई है, ये है आपकी पहली तरंग, प्रथम तरंग। उसके बाद दिखाई है मैंने दूसरी तरंग जो लाल कलर से दिखाई है। अब इन दोनों तरंगों के जो यहाँ पर है बिंदु, यहाँ पर इनके आयाम अधिकतम है, दोनों के स्रंग एक साथ मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में परिणामी जो तरंग आपको प्राप्त हो रही है वो परिणामी तरंग ये आपको ऑरेंज कलर में प्राप्त हो रही है। यहाँ पर इस परिणामी तरंग का आयाम इन मूल दोनों तरंगों के योग से भी अधिकतम हो जाता है, अर्थात परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम हो जाता है। इस जगह पर हम कह सकते हैं कि ये जो व्यतिकरण हुआ ये संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम सेकंड डेफिनेशन समझने का प्रयास करते हैं। सेकंड डेफिनेशन है हमारी विनाशी व्यतिकरण, किसको कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव। जब दो प्रकाश तरंगों के जहाँ पर व्यतिकरण होता है प्रकाश की तीव्रता आयाम न्यूनतम हो जाती है, जहाँ दोनों तरंगें मिल रही है वहाँ पर आयाम उनका क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है कि एक तरंग का स्रंग मिलेगा तो दूसरी का गर्त मिलेगा, पहली का स्रंग दूसरी का गर्त, या पहली का गर्त और दूसरी का स्रंग ये मिलते हैं, तो रिजल्ट आपको विनाशी व्यतिकरण के रूप में मिलता है और वहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। संपोषी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस चित्र को देखने का प्रयास करिए आप। यहाँ देखते हैं अपन, इसमें वही आपकी ब्लैक से दिखाई है पहली तरंग, दूसरी तरंग लाल से दिखाई है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि इस तरंग का स्रंग और इसका गर्त ये एक साथ चल रहे हैं, तो रिजल्ट आपको ये ऑरेंज कलर की यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ देखिए बिल्कुल शून्य हो गया आयाम इसका, अर्थात परिणामी तीव्रता का जो रिजल्ट हमको मिला वो शून्य के रूप में, या अर्थात वहाँ अंधेरा होगा। दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती है, तो एक का स्रंग, और वो बता ही दिया हमने आपको कि किस तरह से होता है, एक का स्रंग दूसरे के गर्त पर या दूसरी का गर्त पहले के स्रंग पर पड़ता है, तो इस तरह से जो व्यतिकरण होता है वो व्यतिकरण कहलाएगा आपका विनाशी व्यतिकरण। अब देखते हैं व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है, कंडीशंस कौन कौन सी है। प्रकाश की दोनों तरंगों का कलांतर
समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। दोनों का कलांतर जो है वो समय के साथ उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, अर्थात दोनों तरंगे कला संबद्ध होना चाहिए। कई बार ये पूछा जाता है कि क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए? तो उसका जवाब है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी एक स्थान पर तीव्रता नियत नहीं रह पाएगी, तीव्रता कम ज़्यादा होती रहेगी और हम व्यतिकरण को समझ नहीं पाएंगे। सेकंड पॉइंट देखिए इसका। सेकंड पॉइंट है दोनों प्रकाश तरंगों के आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। दोनों प्रकाश तरंगों के आयाम जो हैं लगभग बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए भी हमने कंडीशन दी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें, जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण या विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, वो फ्रिंजें हम अंतर समझ नहीं पाएंगे। यह उसका कारण। तीसरा बिंदु है प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए? एक वर्णी होना चाहिए। अगर हम दो अलग अलग स्रोतों से प्रकाश किरणों को लाएंगे तो वो एक वर्णी नहीं हो सकते। अर्थात हम जो व्यतिकरण की इस घटना में मूलतः प्रकाश स्रोत तो एक ही होगा और उसी से हम द्वितीयक तरंगे प्राप्त करते हैं। तो इसका जब चित्र समझेंगे, गणना करेंगे, तब इस तरह से प्राप्त होगा कि एस एक प्रकाश स्रोत है और इसी से प्राप्त तरंगों को द्वितीयक स्लिटों S1 और S2 से गुजारा हमने। तो ये जब प्रकाश तरंगे इस तरह से चली और जब ये S1 और S2 पर आई तो ये S1 S2 पुनः एक स्रोत की भांति कार्य करते हैं। S1 और S2 पुनः एक स्रोत की भांति कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये अलग अलग स्थान पर S1 और S2 से प्राप्त तरंगे जब पर्दे पर प्राप्त होगी हमको, ये जब हमें पर्दे पर मिलेगी तो पर्दे के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर पर्दे के ऊपर एक नया डायमेंशन प्रक्रिया नजर आएगी, जहाँ प्रकाश की तीव्रता कहीं पर अधिक, कहीं पर कम, कहीं पर अधिक, कहीं पर कम, कहीं पर अधिक, यानी एकांतर क्रम में हमें चमकीली और काली फ्रिंजें नजर आएगी, पट्टिकाएं नजर आएगी। जहाँ चमकीली है वहाँ पर आपका रचनात्मक संपोषी व्यतिकरण हुआ है और जहाँ पर न्यूनतम तीव्रता है, अंधेरा है, वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण हुआ है। तो ये हम कह रहे हैं इसमें कि फ्रिंजें एक वर्णी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्रिंजें स्पष्ट रूप से नजर नहीं आएगी, हम कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पर। अगला बिंदु है दोनों स्रोत अत्यंत पास पास तथा संकीर्ण होना चाहिए। जो S1 और S2 की हमने अभी बात करी थी, दोनों S1 और S2 जो है, हमारे केस में जो S1 S2 हम समझा रहे थे आपको, ये S1 और ये S2, ये दोनों के बीच की ये जो दूरी है ये कम होना चाहिए और ये जो छेद हमने बताया बीच का, ये भी न्यूनतम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें अलग अलग दिखाई नहीं देगी। दोनों फ्रिंजें हमको अलग अलग दिखाई नहीं देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू। वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।